सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोग पढ़ते क्या है? देखो, रियल में जब भी हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारा चीज के बेसिस पे लेते हैं। कोई एक चीज नहीं होता है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। खास करके इस सब्जेक्ट में हम लोग इतने सारे बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम, इन्वेस्टमेंट कितना है, एसेट का लाइफ कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, इनफ्लो कितना आएगा। बहुत सारा बेसिस है जिसके ऊपर हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि वो वाला प्रोजेक्ट खरीदे या नहीं खरीदे। तो कैसे हम लोग ये समझते हैं? तो पहली बात तो ये फॉर्मूला है सेंसिटिविटी का, परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। अब होता क्या है, अगर एक वेरिएबल चेंज होता है, वो सारा वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, तो अगर एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाता है। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट है जो 3 साल तक अगर हम लोग उसका लाइफ है, तो वो हर साल सोचो 10,000 10,000 10,000 देता है। अगर हम लोग उसका लाइफ इंक्रीज कर दे तो इनफ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह सभी का अगर एक वेरिएबल चेंज करते, लाइफ इंक्रीज करते हैं, तो कैश इनफ्लो दूसरा वेरिएबल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह बोल रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ फ्यूचर कैपिटल प्रोजेक्ट। अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करता है, मतलब uncertainty इस तरह कि as in sensitivity we check the effect of change in one variable due to change in another variable। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना परसेंट का चेंजेस पड़ता है। So we will check the effect of different variables change on NPV। तो और उन सारे वेरिएबल के चेंज होने से एनपीवी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग एनपीवी के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं। और अगर वेरिएबल चेंज होता है तो एनपीवी भी चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो, हम लिखे हैं सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीवी। कैसे? अगर सेलिंग प्राइस हम लोग बढ़ाते हैं तो एनपीवी भी बढ़ जाएगा। कैसे? अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो इनफ्लो बढ़ जाएगा, इनफ्लो जैसे ही बढ़ेगा एनपीवी बढ़ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो एनपीवी गिर जाएगा। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ता है मतलब हम लोग का आउटफ्लो बढ़ता है, आउटफ्लो के बढ़ने से एनपीवी डिक्रीज हो जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट में भी सेम लॉजिक है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है मतलब आउटफ्लो बढ़ता है, आउटफ्लो बढ़ेगा तो एनपीवी गिरेगा। सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो एनपीवी भी बढ़ेगा क्योंकि इनफ्लो बढ़ता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एनपीवी गिर जाएगा। लाइफ अगर बढ़ेगा तो एनपीवी भी बढ़ेगा क्योंकि हम लोग का इनफ्लो भी बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगा तो हम लोग का एनपीवी गिरेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब खर्चा, खर्चा बढ़ाएंगे तो एनपीवी गिर जाएगा। कैश इनफ्लो अगर बढ़ाएंगे तो एनपीवी भी हम लोग का बढ़ जाएगा। अब हम लोग बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस में सम में डिसीजन मेकिंग करते कैसे हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच से। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच है जिससे हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। अंडर दिस अप्रोच वी टेक वन ऑफ द वेरिएबल अफेक्टिंग एनपीवी कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक को चेंज करते जाएंगे और बाकी सम में जितना वेरिएबल दिया होगा उसको कांस्टेंट रखेंगे और देखेंगे कि सिर्फ उस वेरिएबल के चेंज होने से कितना परसेंट चेंज आया। जैसे सोचो सेल्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है और लाइफ भी है। तो अगर हम लाइफ बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ लाइफ इंक्रीज करेंगे और फिर देखेंगे एनपीवी पे क्या इफेक्ट आया। इस तरह एक एक करके फिर दोबारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कांस्टेंट रखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और लाइफ को मतलब इसको चेंज करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करेंगे और इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। ऐसा कर करके हम लोग देखेंगे कि किसका इफेक्ट क्या पड़ता है एनपीवी के ऊपर। तो वी फाइंड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो सबका दूसरा दूसरा वेरिएबल आएगा चेंज होने से, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीवी एंड देयर परसेंटेज चेंज इट, एनपीवी इज 0। ठीक है, अब कैसे ये समझो। एक पहला एग्जांपल है, पेज 52 में दिया है। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, लाइफ है 3 इयर्स, एनुअल कैश फ्लो है 2 लाख, एनुअल कैश आउटफ्लो है 1.5 लाख,
हर साल हमको 1.5 लाख डालना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है एनपीवी का। जैसे ही ये देखकर कैसे समझ में आएगा, सम को देख के लिख देगा डिटरमाइन दिस बाय सेंसिटिविटी एनालिसिस या बाय अप्लाइंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच, ऐसा वर्ड्स मेंशन कर देगा, जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग को ये करने बोला है। तो हम लोग एनपीवी निकाल रहे हैं कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग का 3 साल लाइफ है उसका, तो 3 साल का बना लिए। सबसे पहले है एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल बोल दिया है 2 लाख ही इनफ्लो आएगा, क्लियर लिख दिया है एनुअल इनफ्लो मतलब एवरी ईयर 2 लाख ही आएगा, तो ये लिख दिए। फिर एनुअल कैश आउटफ्लो 1,50,000 हर साल बाहर जा रहा है, तो हम लोग पास अल्टीमेटली कितना कैश फ्लो आ रहा है, अल्टीमेटली हम लोग के पास कितना कैश आउटफ्लो आ रहा है 50,000 50,000 50,000। अब डीएफ अप्लाई करना है, अगर सम में क्लियरली डीएफ नहीं दिया है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही डीएफ मान लेंगे, और ये हम लोग को ये तो आता है निकालना। इसके बाद इसको इससे इनटू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकल जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, ये है हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 1 लाख जो इन्वेस्टमेंट है। तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो एनपीवी आ गया। अब एनपीवी आ गया, ये नॉर्मली आया है। अगर हम लोग अब हम लोग कुछ देखो, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करें, ठीक है, एक एक करके अब सारे फैक्टर को देख रहे हैं, सब में जितना दिया है, ये तो नॉर्मल था जो हम लोग आज तक नॉर्मली एनपीवी निकालते आए, इसमें हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं, हम डिफरेंस समझा रहे हैं। अगर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट को फैक्टर समझो और कंडीशन क्या है, एनपीवी को 0 बनाना है, ये हम क्लियरली लिख दिए हैं कि एनपीवी 0, एनपीवी को हर जगह 0 बनाना है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और एनपीवी से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। हम लोग का इनफ्लो कितना आया है 124,340, एनपीवी हम लोग को 0 चाहिए, तो पहले इनफ्लो लिख लिए फिर एनपीवी लिख लिए 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ये 0 आएगा, डेफिनेटली इसी को लिखेंगे। हम लोग को अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 124,340, पर सम में कितना दिया है 1 लाख, तो हम लोग को अपना आउटफ्लो बढ़ाना है। एक चीज याद रखना है, अगर आउटफ्लो बढ़ाना है तो क्या करना होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, हम लोग का चेंज्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया इतना, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट को 24,340 से बढ़ाना है, तभी ये 0 आ पाएगा और कंडीशन सक्सेसफुल होगा। तो इतना से इंक्रीज करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो चेंज डिवाइडेड बाय बेस इन्वेस्टमेंट इनटू 100, नीचे हमेशा बेस रहता है पुराना वाला, तो चेंज कितना कर रहे हैं 24,340 से डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, तो इतना परसेंट से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तब एनपीवी 0 आएगा। इसके बाद दूसरा दिया लाइफ, ये हम लोग को सम से पिक करना होगा, सम बोलेगा नहीं ये उठाओ, हम लोग को खुद उठाना है, पहले इन्वेस्टमेंट उठाए हैं फिर लाइफ ले रहे हैं। लाइफ कितना है 3 साल, लाइफ को सिंपली डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जैसा कर लेना, याद रखना लाइफ का अगर देगा तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे करते थे 1 2 3, पीवी मतलब डीएफ हम लोग कितना लेते थे, ये हम लोग का निकाला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लिए, क्यूमुलेटिव पीवी लिखना पड़ता था। फिर देखते थे कि हम लोग का 1 लाख कहाँ पे रिकवर होगा, 1 लाख यहाँ पे रिकवर होगा, तो 2 साल कम से कम लगेगा, प्लस कितना रिकवर नहीं कर पाए 1 लाख में से इतना ही रिकवर किए तो बाकी नहीं कर पाए, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब ये वाला 37565, इसको सॉल्व किए तो 2.35 ईयर्स आए। अब पहले लगता था 3 साल, अभी लग रहा है रिकवर करने में 2.35, तो हम लोग का लाइफ डिक्रीज हुआ है, पर कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, जितने से चेंज होता है चेंज ऊपर डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना था 3 इयर्स
into 100, तो लाइफ हम लोग का इतने परसेंट से डिक्रीज हो गया है। उसके बाद हम लोग तीसरा लिए हैं नेट कैश फ्लो 50,000। ये हम लोग का एक फैक्टर है। यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम लोग को नहीं पता, एक्स है, पर जो भी इनफ्लो आया है उससे 3 साल का ये सम है, इसलिए 3 साल का 10 हम लोग लिख लिए। 10 का वो जो डीएफ निकालते हैं तो उसको प्लस किए, हम लोगों का जो भी कुछ आता, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता है तो उसका अगर हम लोग को हर साल सेम ही इनफ्लो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो नंबर लिखते हैं और 3 साल का हम लोग डीएफ लिख लेते हैं। पर हम लोग को एनपीवी कितना चाहिए, एनपीवी हम लोगों को 0 चाहिए। तो इधर हम लोग को क्या चाहिए, इधर तो इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख, तो हम लोग को ऊपर भी कितना चाहिए 1 लाख ही चाहिए। तो इन तीनों को प्लस करो तो 2.4868 आएगा, उसमें x इंटू कर दो तो ये हो जाएगा, माइनस है ये लेस 1 लाख, इसलिए लेस 1 लाख इक्वल टू 0, तो x निकाल लो, x आ गया। तो बोल रहा है इनफ्लो हम लोगों का गिर रहा है, पहले कितना इनफ्लो हो रहा था 50,000, पर एनपीवी 0 करने के लिए हम लोग को कितना इनफ्लो करना होगा एवरी ईयर 40212। 50,000 कमाएंगे तो एनपीवी आ जाएगा कुछ, जैसे ये आ गया था, हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को 0 चाहिए, तो इनफ्लो गिराने से एनपीवी भी गिर जाता है। तो एनपीवी अगर हम लोग 40212 कर ले तो हम लोगों का 0 आ जाएगा, पर परसेंट में बताना है, तो पहले 50,000 था, अब 40212 है, चेंज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस, बेस मतलब जो पहले से था 50,000 इंटू 100, तो 19.58% से अगर हम लोग कैश फ्लो को गिराएंगे तो एनपीवी 0 आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा है केओ और एक फैक्टर है जो 10% दिया हुआ था, तो इसके लिए अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना था 50,000, ये 3 साल के लिए था। ये हम x क्यों लिखे हैं, A3 है मतलब 3 साल के लिए 50,000 3 साल से हम लोग को मिल रहा है 50,000 50,000 50,000, पर कितने से इसको हम लोग को डीएफ ही नहीं पता है, ये डीएफ तो नहीं होगा, इतना हम लोग श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो बढ़ेगा या तो कमेगा, ये डीएफ मतलब के ओ हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम एक्स ले लिए, पर ये तो 1 लाख ही है, एनपीवी तो हम लोग को 0 ही चाहिए। तो इसको अगर हम लोग को सॉल्व करते हैं तो A3 मतलब यहाँ पे ही था 50,000, 50,000 यहाँ भेज दिए, ये पूरा हम लोग का इनफ्लो था, माइनस था 1 लाख, मतलब अगर एक स्टेप कर ले तो 50,000 A3 x माइनस 1 लाख इक्वल टू 0, ये है हम लोग का इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या किए, 1 लाख को उधर भेज दिए, इसलिए इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, और ये वाला नीचे चला गया, इसलिए 50,000 नीचे आ गया। तो A3 x कितना है 2, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 2, A3 यहाँ पे क्या है एन्युटी फैक्टर फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक वो जो हम लोग इनफ्लो ये जो लिखते हैं, ये जो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के लिए लिखते हैं इसको एन्युटी फैक्टर कहते हैं, पर ये नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे परसेंटेज ही नहीं है, इसलिए। तो अब देखो इसको कैसे करना होगा, एक चीज हम समझा देते हैं हम लोगों को। हाँ बोलिए। तो अब बोल रहा है हम लोगों को कि अभी हम लोगों का 10% से नहीं होगा, पर एक लॉजिक है, अगर हम लोग केओ को इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी डिक्रीज होता है, क्योंकि मनी का वैल्यू जितना तेजी से गिरेगा, केओ का मतलब है मनी का वैल्यू गिरना, डीएफ, इस अगर हम लोग 10% को 15% कर देते हैं, मतलब 1 रुपया का वैल्यू पहले 90 पैसा हो रहा था 85 पैसा हो रहा है, मतलब हम लोग का कैश इनफ्लो कम हो जाएगा जिससे एनपीवी कम हो जाएगा। तो हम लोग को एक बात याद रखना होगा, जब हम लोग केओ इंक्रीज करते हैं तो एनपीवी डिक्रीज होता है, ये हम पीछे भी फैक्टर में लिखवाए हैं क्योंकि इसका मतलब ही है डीएफ। तो अब कितना करें, अपने आप ही हम रैंडमली ले लिए 20%, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आता है,
20% को कैलकुलेटर पे 3 साल तक प्लस करो, 20% का 3 साल का डीएफ निकालो, कैसे आएगा? 1.20 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 और फिर हम लोग जीटी कर दिए, तीनों साल को प्लस कर दिए तो 2.11 आया। तो ये हम लोग का 3 साल का है। अगर लिख लिख के करना है तो ऐसे करो। 25% अगर ले ले तो हम लोग का इतना आएगा टोटल, ठीक है। ये एन्युटी फैक्टर है 3 साल का। तो x% हम लोगों का क्या होगा? देखो, या तो हम लोग 20 ले रहे हैं या तो 25 ले रहे हैं। हम ऐसे ही एक रैंडमली फिगर लिए, 20 और एक 25। 20 में हम लोग का 211, इसको इंटू 100 कर दो, डेसिमल हटा के काम करेंगे जिससे इजी होगा। तो 2.11 को इंटू 100 करके हम एक बार में यहाँ भी परसेंट हटा दिए हैं और यहाँ इंटू कर दिए हैं, ठीक है। तो 20 अगर मेरा 211 के बराबर है और 25 मेरा 195 के बराबर है, तो मेरा x कितना? देखो, इन दोनों का हम लोगों का क्या आएगा? देखो, हाँ, तो बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालो 16 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 5 आएगा और फिर इसको डिवाइड करो तो 3.2 आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों का करो, 195 से 200 माइनस 195 तो 5 आएगा और x माइनस 25। तो इसको हम लोग x को पूरा, अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ये सब अजम्पशन है। तो ये 5x माइनस 25 इस 3.2 के बराबर है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो अब उससे हम लोग x फाइंड कर लिए, तो x हम लोग का आ गया 26.56%। तो अगर हम लोग इसको 10% नहीं रखकर 26.56% कर दें df को, ये बेसिकली हम लोग का df आया है, मतलब कि k0 आया है, ko आया है। अगर ko हम लोग इतना कर दें तो हम लोगों का npv 0 आ जाएगा। अब हम लोग टॉपिक में घुस गए हैं, यूज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अगेन स्टैटिस्टिक्स से मिलता जुलता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इज अ स्मूथ, सिमेट्रिक, कंटिन्यूअस, बेल शेप्ड कर्व। ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा होता है, इसलिए इसको बेल शेप्ड बोलते हैं। स्मूथ मतलब ऊपर नीचे से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, स्मूथ है। और कंटिन्यूअस क्यों है? ये कभी भी नीचे के लाइन को टच करके क्लोज नहीं होगा, ये चलता जाता है वहां तक और इस साइड भी, इसलिए कंटिन्यूअस है इंफिनिटी तक, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो स्मूथ है क्योंकि कोई शेप में चेंजेस नहीं है। सिमेट्रिक मतलब, सिमेट्रिक का मतलब होता है ये टोटल इसके अंदर एरिया होता है 1, इस तरफ होता है 0.5, इस तरफ होता है -0.5। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। अगर यहाँ 0.6 हो और यहाँ 0.4 हो, मतलब अगर ऐसा शेप हो तो ये असिमेट्रिक है। अगर ऐसा शेप हो तो भी ये असिमेट्रिक है। ये लेफ्ट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है। जो एकदम प्रॉपर ऐसा शेप का होता है हम लोग उसी को सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये सिमेट्रिक है, प्रॉपर साइज का होता है। उसके बाद बोल रहे कैन बी यूज टू एनालाइज रिस्क एलिमेंट इन कैपिटल बजटिंग। ये रिस्क एलिमेंट बताता है हम लोग जो प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं उसमें कितना रिस्क है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब ये दिखता कैसा है, इसके बारे में कुछ बात। इसका जो एरिया होता है इस नॉर्मल कर्व का वो 1 होता है, जो हम अभी बोले। द कर्व रीचेस इट्स मैक्सिमम एट द एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब यहाँ पे मीन है। एट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वन होल्ड of the area lies on the side of the mean, either side of mean। यहाँ बोल रहा है कि अगर एक का आंसर यहाँ पर आता है, यहाँ पर 0.2 आता है, तो यहाँ का आंसर -2 होगा। अब बोल रहा है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का z हम लोग को निकालना है, x माइनस म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, u जैसा दिखता है इसे म्यू कहते हैं।
म्यू का मतलब होता है मीन, और ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। टोटल एरिया 1 है, तो म्यू का मतलब है पॉपुलेशन मीन। हम एक चीज बता दें, दो सिंबल हम लोग देखे हैं, बचपन से हम लोग ये एक्स बार देखे हैं, और इसी को हम लोग मीन कहते हैं। पर ये होता है बेसिकली सैंपल मीन। जैसे एक क्लास में गए थे, सिर्फ 5 बच्चों से उसका मार्क्स पूछे और डिवाइडेड बाई 5 कर दिए, सिर्फ 5 बच्चों से, वो है सैंपल मीन, वो है एक्स बार। अगर हम पूरा 40 बच्चों का मार्क्स पूछ लें और 40 मार्क्स को प्लस करके डिवाइडेड बाई 40 कर दें, तो आ जाएगा पॉपुलेशन मीन, पूरे क्लास का मीन। तो म्यू होता है जब सैम्पलिंग से नहीं, पूरा डेटा से हम लोग मीन निकालते हैं। तो म्यू का मतलब है पॉपुलेशन मीन, सिग्मा है एसडी, एक्स का मतलब है रिक्वायर्ड वैल्यू, जेड का मतलब है वैल्यू विच रिप्रेजेंट एरिया। तो यहाँ पे सम कैसे देगा, सम एकदम प्रोबेबिलिटी जैसा ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ दिया है कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों का जो नंबर आएगा वो 0 से कम आएगा या 0 के बराबर आएगा। x लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि हम लोगों का जो आंसर आएगा वो 0 से कम या 0 से इक्वल आएगा। तो सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। x तो सम में दिया हुआ है नहीं, इसलिए 0 माइनस सम को देखो, सम में हम लोग का क्लियर दिया हुआ है, पेज 45 में जाओ, उसमें हम लोग को 4 केस दिया है। पहला 0 और लेस, स्टार्टिंग में ही दे दिया है, मीन वैल्यू है 800, मीन अभी हम बोले थे, मीन का मतलब होता है म्यू, जो कि दिया हुआ है 800, और एसडी क्लियरली दिया हुआ है 400। तो बोल रहा है द मैनेजमेंट वांट्स टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी अंडर द फॉलोइंग रेंज, 0 और लेस देन, मतलब तो यहाँ पे x सम में दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए 0, म्यू था 800, एसडी है 400, इसको सॉल्व किया है -2। z हमेशा पॉजिटिव होता है, z कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो z का आंसर लिखेंगे 2। अब ये कैसे आता है, ये हम लोग का रियल में z टेबल आता है, z टेबल आता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बुक में होता है, तुमको देखना है तो हम तुमको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे z टेबल। रुको हम तुमको टेबल दिखाते हैं, नीचे क्लियरली वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसलिए हम लिख दिए गिवन इन द सम। ये तुम लोगों को दिया रहेगा, तो हम लोग का 2 का वैल्यू कितना आ गया है, 0.4772, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्रेटर देन 0, क्या चांस है कि, ओ अच्छा ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे देखो, ये हम लोगों का एक साइड का आंसर आता है, ठीक है, हमेशा याद रखना एक साइड का आंसर है 0.5, दोनों साइड से नहीं, सिर्फ 0.5, तो 0.5 से इसको माइनस किए तो इतना, मतलब 2.28% चांस है कि जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से कम या 0 के बराबर आएगा, इतना प्रोबेबिलिटी है। अब है x इज ग्रेटर देन 0, x जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका कितना परसेंट चांस है, तो देखो इतना परसेंट चांस था कि ये लेस देन या इक्वल टू होगा, तो पूरा 1 में अगर इतना हटा दे तो उतना परसेंट चांस है कि ग्रेटर देन 0 होगा, इतना अगर लेस देन है तो इतना ही ग्रेटर देन होगा, क्योंकि पूरा होता है 100%, 100% में इतना चांस है कि वो कम या इक्वल होगा, तो ज्यादा होने का चांस जो इससे हटा देंगे तो यही आएगा। उसके बाद तीसरा बोल रहा है x का वैल्यू 500 से ज्यादा या इक्वल होगा, पर 900 से कम और इक्वल होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको 2 बार करेंगे, इस तरीके के सम्स को 2 बार करेंगे, पहले इसको एक सम समझो फिर इसको एक सम समझो। तो Z1 लिख देंगे क्योंकि 2 बार Z निकलेगा। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पहला लेंगे 500, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू दे दिया है, तो पहले दे दिया है तो 500 माइनस हम लोग लेंगे 800, क्योंकि म्यू है, म्यू बाई एसडी,
तो हम लोग का आ गया -0.75। ये माइनस होता नहीं है तो 0.75 ही रहेगा। और इसको भी कर लेंगे 900 माइनस 800 बाई 400, तो इतना आ जाएगा। 0.75 माइनस आया था बट हम स्टिल इसको पॉजिटिव लिखे हैं क्योंकि z कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है सम में, इसका इतना दिया हुआ है सम में, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस, ये हम कैसे समझे कि इन दोनों को प्लस करना है? एक प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज होता है 100%, मतलब कि 1, और ये 0.75 है, ये 0.25 है, तो हमको 100 का चाहिए, 1 का चाहिए, इसलिए हम इसको प्लस किए हैं। ठीक है, इसके वैल्यू को प्लस करके हम इतना लाए क्योंकि मेरे को टोटल 100 का चाहिए। अब 4 में पूछ रहा है 300 से ज्यादा या इक्वल, 600 से कम या इक्वल, तो सेम चीज ही किए हैं। Z1 में ऐसा ये नेगेटिव आया तो इसका ये आंसर है, इसका ये आया तो इसका ये है। अब देखो एक चीज, यहाँ पर हम लोगों ने इसे माइनस किया है। माइनस क्यों किए हैं? यहाँ जब प्लस किए हैं दोनों को, तो यहाँ माइनस क्यों किए? देखो यहाँ पे ये माइनस को भूल जाओ, ये माइनस सिर्फ कहने को है, होता नहीं है। तो 1.25 और यहाँ पे 0.5, इसको अगर प्लस कर देंगे तो ये ऑलरेडी 1 से ज्यादा है और 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको प्लस नहीं माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है 1.25 माइनस 0.5, तो देखो ये 1 से कम हो जाएगा। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। जहां पे ये 1 से ज्यादा हो जा रहा है वहां हम लोग माइनस कर देंगे, तब इतना आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस किए थे क्योंकि इसको प्लस करके एग्जैक्टली 1 आ रहा था, और यहाँ पे यही अकेला 1 से ज्यादा है, इसलिए माइनस कर दिए और इसको 1 के अंदर ले आए। देखो ये है डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये बहुत इजी है। इसमें हम लोग एक डिसीजन ट्री बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये पहला स्टेप है, ये बनाना हुआ एग्जाम में, इसके ऊपर मार्क्स होता है। तो सम पढ़ते जाओ और ये बनाते जाओ। पहले दिया है हम लोगों को, अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ 40,000। हम लोग का इनिशियल आउटले मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000। The investment proposal is expected to have 2 years economic life. हम लोगों का जो ये प्रोजेक्ट है इसका 2 ही साल का लाइफ है, एक ईयर 1 एक ईयर 2, इसका 2 साल का ही लाइफ है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है in year 1 there is a 0.4 probability that cash inflow after tax will be 25,000। बोल रहा है पहला साल 40%, हम 0.4 को परसेंट में बोल रहे हैं, जल्दी समझ में आएगा। बोल रहा है पहला साल 40% चांस है कि हम लोगों का 25% इनफ्लो आएगा। मतलब ये तो कंफर्म नहीं रहता है ना, जब वो प्रोजेक्ट हम लोग को बेचता है तो वो बोलता है आप पहला साल 25,000 आ जाएगा आपका, वो ये कहीं लिख कर तो नहीं देता है, मशीन बेचने के टाइम हमको ऑफर समझाता है। तो हमको लगता है, मेरा प्रोबेबिलिटी है कि 25,000 पहला साल में आ जाएगा, तो 60% नहीं आएगा, यही मतलब है। अगर 25,000, अगर 20, अच्छा सब में लिखा है देखो 60% प्रोबेबिलिटी दैट कैश, अच्छा 25,000 आएगा इसका 40% चांस है, 30,000 आएगा इसका 60% चांस है। मतलब फर्स्ट ईयर में ही 2 चांस है, या तो 25,000 आएगा 40% चांस है, 30% आएगा इसका 60% चांस है, और जितना भी प्रोबेबिलिटी देगा वो टोटल करके 1 आ जाना चाहिए। इसके बाद दिया है द प्रोबेबिलिटी असाइन्ड टू कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2। ये पहला साल का था। दूसरा साल क्या होगा? बोल रहा है 12,000 आने का चांस है 20%, 16,000 आने का चांस है 30%, और 22,000 आने का चांस है 0.5 मतलब 50%। ये ऐड करके देख लो 1 हो जाएगा, और इतना इतना चांस है।
यहाँ पे भी सेम लिख दिया है। अब हम लोग को पाथ बनाना होगा। पाथ हम लोग किसको कहते हैं, लाइन से दे देना 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना इनफ्लो दिया है, 6 इनफ्लो। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जेपी का मतलब है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, 0.4 इंटू 0.2, मतलब इससे इसको इंटू, इससे इसको इंटू, इससे इसको इंटू, और फिर 0.6 से 0.4, 0.6 से 0.5, 0.6 से 0.1, इस तरह ही आ गया। इसको टोटल करके भी 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1, इसलिए 1 ही आना चाहिए, तभी हम लोग राइट किए हैं सम को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सम में आ गए। पाथ कितना था, 6 पाथ था। पहले में क्या लिखा था, 25,000। अच्छा, नीचे देखो सम में क्लियरली दिया हुआ है, रोमन 1 में बोला है कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, वो हम लोग कर दिए। 2 में बोल रहा है व्हाट एनपीवी विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड। बोल रहा है अगर एकदम गंदा, एकदम वर्स्ट आउटकम मिला हम लोग को, वर्स्ट इनफ्लो आया, तो भी वो वर्स्ट इनफ्लो कितना होगा, मतलब बोलते हैं ना बुरे से बुरे हाल में भी हम लोग का कितना बुरा प्रॉफिट आएगा, एनपीवी आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस एनपीवी। हम लोग जो बोल रहे हैं कि बुरे से बुरे में भी कितना एनपीवी आएगा, पहले वो बताना है। ठीक है, मतलब हम लोग को एनपीवी निकालना है। अगर बोलेगा कि बुरा से बुरा तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इतना प्रॉफिट तो हो जाएगा। अगर सिचुएशन एकदम खराब रहा ना, फिर भी इतना अर्न तो हम लोग कर ही लेंगे। तो पूछ रहा है कितना अर्न कर लोगे, तो इसमें एनपीवी निकालना पड़ेगा। एनपीवी कैसे निकालेंगे, 4 में देखो इंफॉर्मेशन दिया है 12% डीएफ है। फर्स्ट ईयर का डीएफ 0.8929 ले लो, और सेकेंड ईयर का डीएफ 7972 ले लो। तो फर्स्ट ईयर में हम खाली 0.8929 लिए हैं, और सेकेंड ईयर में हम सिर्फ 0.7972 ही लिए हैं, क्योंकि सम बोला ऐसा करने, नहीं तो हम अलग अलग लेते। ठीक है, अब बोल रहा है ईयर 1 25,000 हम ईयर 1 में मेरा चांस था। देखो 25,000 मेरा चांस था, इनफ्लो है, और ये आने का मतलब ये अगर आ जाता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू करके बताओ। अगर मेरा 25,000 ही आ जाता है तो 0.8929 मतलब 22323 मेरा इतना काउंट होगा। फिर करो, मेरा तो पहला 3 साल इतना आएगा ना, पहला 3 पाथ में, फिर 30,000 आने का चांस है, तो इंटू करो। ओ ये अलग अलग है, ओ हाँ ये तो अलग अलग है। अब हम लोग को बोल रहा है a प्लस बी,
पहला साल इतना इनफ्लो आएगा, दूसरे साल इतना इनफ्लो आएगा, तो टोटल कितना आउटफ्लो इनफ्लो आएगा, इसको टोटल करो। ठीक है, ये हम लोग का इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, तो एनपीवी कैसे आ जाएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो अभी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करूं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, तो वर्स्ट आउटकम ऑफ एनपीवी कितना है, 8111। थ्री में पूछ रहा है हम लोग से बेस्ट एनपीवी कितना है। थ्री में हम लोग को क्लियरली बोल रहा है कि व्हाट विल बी द बेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑकरेंस, तो ये हम लोगों का बेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 4। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ये आने का चांस कितना है, तो ध्यान से देखो, ये हम लोगों का किसका, ये हम लोगों का पहला पाथ का है, तो पहला पाथ का जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखो 0.08, तो 8111 लॉस आने का प्रोबेबिलिटी है 0.08। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस मतलब कितना चांस है कि हम लोगों का 8111 लॉस में आएगा, 0.08 चांस है, तो कितना हो जाएगा, एनपीवी इक्वल टू 8111 इंटू 0.08, तो आ जाएगा -648.88। ठीक है, अब ये बेस्ट एनपीवी किसका है, लास्ट पाथ का, 6 का, तो 6 वाले का हम लोग देखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी, पाथ 6 का है 0.06, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस 0.06, तो एनपीवी इक्वल टू 10703 इंटू 0.06, तो आ जाएगा 642.18। अब इसके बाद हम लोगों को दिया है रोमन 4 में, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, हम लोग क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं करें, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एनपीवी पॉजिटिव पॉजिटिव है या नहीं, तो पाथ कितना है 6, एनपीवी कितना आया हम लोग अभी क्लियरली निकाल चुके हैं इतना, तो यही। अच्छा,
ये वाला तो लिख लिए 4922, फिर ये सारा ही लिखते गए। बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे 139 आया, तो यहाँ पे 139, मतलब जो भी आया 12% में उसको लिख दिए, सबका अपना अपना जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिख दिए। अब इससे इसको इंटू करते जाओ, तो इसका तो आएगा -648.88, बाकी सबको करो। ये जो लास्ट वाला 5 वाला है आपका 6717 आया है, ये 6697 होगा ना? नहीं 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 एक नहीं, सेकेंड, वहां ये नहीं। वाला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि ये इंटू करना है। तो इस तरह हम लोग का एक्सपेक्टेड ये आ गया। अब हम लोग इस एनपीवी को सबको प्लस करेंगे। एनपीवी को प्लस करने के बाद हम लोगों का क्या आ रहा है? 2045.4, ये हम लोगों का एनपीवी है, ये पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, so the project will be accepted ठीक है। अब हम लोग को बी में क्या बोल रहा है? बी में बोल रहा है डू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एनपीवी क्राइटेरियन ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लीड टू द सेम एक्सेप्टेंस। बोल रहा है क्या इसका एनपीवी तो बोल रहा है कि एक्सेप्ट कर लो, पॉजिटिव आ रहा है और बोल रहा है एक्सेप्ट कर लो, क्या इसका पीआई भी हम लोग को वही बोल रहा है? अगर हम लोग इसका पीआई निकाले तो क्या पीआई भी सेम आंसर देगा? ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रिजेक्शन एंड रैंकिंग डिसीजन, फिर इन व्हाट सिचुएशन विल दे गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। बोल रहा है हमेशा ही क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू और पीआई सेम आंसर देता है या कभी कभी अलग आंसर देता है? तो हम लोग यही पढ़े हैं कि हमेशा एनपीवी और पीआई सेम आंसर देता है, पर कुछ सिचुएशन ऐसा भी होता है जहां एनपीवी और पीआई सेम आंसर नहीं देता है, कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर देता है, जिसके लिए हम लोग आगे का टफ सम भी करते हैं। तो वही बोल रहा है कि ये लोग सम टाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, तो यही बात हम लोग लिख देंगे कि इन मोस्ट केसेस पीआई, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लिखना, एंड एनपीवी ऑलवेज गिव सेम डिसीजन बट in PI value should be greater than 1 and in NPV value should be positive. Then the project will be accepted. अगर दोनों ऐसा रहा कि पीआई भी 1 से ज्यादा आया है और एनपीवी भी पॉजिटिव आया है, तो हम लोग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे।
ठीक है, पर but a conflict arises when between two methods there are different decision. ठीक है, अगर डिफरेंट डिसीजन आ जाता है तो हम लोग का ये दोनों सेम आंसर नहीं दे पाता है।